हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। मैं आप लोग को लूसेंट जनरल साइंस का केमिस्ट्री करवा रही थी, जिसमें मैंने पहला चैप्टर करवा दिया था मैटर। अब मैं आप लोग के सामने दूसरा चैप्टर लेके आई हूँ, एटॉमिक मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। ये आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर सीरीज़ है रिवीजन करने के लिए। आप लोग का इससे पूरा केमिस्ट्री कवर अप हो जाएगा, चाहे वो रेलवे का हो या फिर एसएससी का हो, बीपीएससी का हो या फिर बिहार एसएससी का हो या फिर ग्रुप डी का हो या फिर जेई लेवल के एग्ज़ाम के लिए। आप अगर केमिस्ट्री नहीं भी पढ़े होंगे और आप ये एक बार पूरा देख लेंगे तो आप लोग का केमिस्ट्री का 90% कवर अप हो जाएगा। तो मैं आज आप लोग के साथ स्टार्ट करती हूँ एटॉमिक मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। देखिए क्या बोल रहा है, एटम, एटॉमिक मास यूनिट एंड मोल कॉन्सेप्ट, चैप्टर नंबर 2। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक जो है मेरा एटम। क्या है? एटम। एटम क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। एटम क्या होता है पहले ये जानेंगे। तो एटम क्या होता है ना, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या कह रहा है, एटम जो है हमारे किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है। मतलब स्वतंत्र रूप से ये हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है। एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, और वो जितना एक एलिमेंट्स के पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, ये सिंगल एक पार्टिकल के पास भी सेम सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। अब जैसे हाइड्रोजन का एटम हो गया, क्लोरीन का एटम हो गया, ऑक्सीजन का एटम हो गया, सोडियम का एटम हो गया, कैल्शियम का एटम हो गया, नाइट्रोजन का एटम हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोग को? अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? ए मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और यह कंपाउंड, या हम इसको कंपाउंड बोल सकते हैं, जो कि कैपेबल है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है इन्वायरमेंट में कोई भी नॉर्मल कंडीशन पे। जैसे H2 हाइड्रोजन, मतलब दो एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। दो एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं। क्या? जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, P4 हो गया, मतलब फॉस्फोरस का 4 एटम मिलके एक बनाता है, तो P4 ये हमारा कंपाउंड या फिर क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। क्लोरीन का 3 ठो हो गया। अब मॉलिक्यूल्स बहुत तरह का हो सकता है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, इवन पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक बोलते हैं जो सिर्फ एक एटम से मिलके बनाओ, डाई एटॉमिक बोलते हैं जो 2 एटम से मिलके बनाओ, पॉली एटॉमिक मतलब होता है जो बहुत सारे एटम से मिलके बने हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को? नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हम वही आपको समझा रहे थे, देखिए यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शंस भी दिया हुआ है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हैव ओनली 1 एटम इन देयर मॉलिक्यूल्स। वैसा एलिमेंट जिसके मॉलिक्यूल्स में सिर्फ कितने एटम हो, एक एटम हो, उसको हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे हीलियम का 1, नियॉन का, ऑर्गन का, क्रिप्टन का, etc। समझ में आ गया? डायटॉमिक उसको बोलते हैं जिसमें 2 एटम्स हो, 2 एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डायटॉमिक। जैसे H2, O2, N2, Cl2, ये सब कैसा है, डाई एटॉमिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? अब ट्राई एटॉमिक बोलते हैं जिसके पास 3 एटम हो। तो ओजोन का जो मेरा ऑक्सीजन का 3 एटम जब जुड़ता है तब ओजोन बनता है, O3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? अब टेट्रा एटॉमिक किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स के पास 4 एटम्स का मॉलिक्यूल्स हो, जैसे फास्फोरस, P4। ऑक्टा एटॉमिक जिसके पास 8 एटम हो, सल्फर। ये क्वेश्चन पूछता है कि सल्फर में कितने एटम्स कंबाइन होते हैं सल्फर मॉलिक्यूल्स में, तो कितना बोलिएगा? 8। फास्फोरस में कितना होता है? 4, ठीक है। ये कभी कभी एटॉमिसिटी डायरेक्टली पूछ देता है कि मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन फॉस्फोरस, नंबर ऑफ एटम्स इन सल्फर। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, इट्स कॉल्ड एटॉमिसिटी। मतलब एटॉमिसिटी हम इसको कहते हैं जिस मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स में कितना एटम है उसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे मेरा H2O है,
तो H2O में टोटल कितना एटम है, 2 H2O H का और एक ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा इसका एटॉमिसिटी, 3 हो जाएगा। वैसे ही एटॉमिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितना एटम प्रेजेंट है। तो आपसे पूछेगा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का एटॉमिसिटी कितना होता है, 2। P4 मॉलिक्यूल्स किसका, फॉस्फोरस का, तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का, तो 2 और सल्फर का कितना हो जाता है, 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आपको? अब हम पढ़ेंगे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम या रेडियस इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या बोल रहा है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम या ऑफ रेडिकल इट्स कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी मतलब होता है ना कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके और शेयर कर सकें, या तो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं या तो फिर ले रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं। किस लिए, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए, मतलब हमको एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट या रेडिकल इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट विल कंबाइन विद डिस्प्लेस वन एटम और द एलिमेंट। क्या बोल रहा है कि हम वैलेंसी इसको भी कह सकते हैं कि कितना किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, 1 एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विथ 1 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म HCl, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, क्लोरीन का 1 हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ रहा है, 1 हाइड्रोजन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के कितने एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, 2 एटम के साथ, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी, कुछ एलिमेंट्स का क्या होता है, एक से ज़्यादा वैलेंसी भी होता है, जैसे कॉपर का 1 2, टीन का 2 4, आयरन का 2 3, और भी बहुत सारा है, आगे मैं बताऊंगी। केमिकल फार्मूला अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं अब हम लोग, केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, a chemical formula of a compound so its constituent element and the number of atoms of each combining element। ठीक है, क्या बोल रहा है, केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का क्या करता है, उसका एलिमेंट्स बताता है कि किस किस एलिमेंट से बना है और कितने कितने एटम्स उसमें हैं जो कंबाइन किए हैं। समझ में आया? जैसे देखिए यहाँ पे NaCl है, NaCl मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें कौन कौन से 2 एलिमेंट्स है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ सोडियम एटम है वो 1 है और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम भी कितना है, 1 है। समझ में आया? अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का कितना एटम है, यहाँ पे देखिए 6 है, हाइड्रोजन का कितना एटम है, 12 है, ऑक्सीजन का कितना है, 6। तो यही केमिकल फार्मूला शो करता है, हम लोग को दिखाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हर कंबाइनिंग एलिमेंट्स का। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, मतलब कुछ कंपाउंड्स का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड्स, किसी भी कंपाउंड्स का हमको केमिकल फार्मूला लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले समझिए, वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, कौन कौन सा एलिमेंट्स चाहिए और उसका वैलेंसीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वैलेंसी लिखते हैं। फिर हम उसको क्रॉस ओवर कर देते हैं, जैसे Na हो गया, Cl हो गया, ये इसका एक वैलेंसी, इसका एक वैलेंसी, और इन दोनों को हम क्रॉस कर देते हैं तो बन जाता है NaCl। तो यही इसका ऐसे लिखने का तरीका होता है कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला। जैसे देखिए, केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोरीन का H, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, तो क्या बन गया यहाँ पे, HCl बन गया। फिर सेकेंड हम लोग आते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al, और ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी होता है 3 और ऑक्सीजन का होता है, तो ये क्या बन जाता है, Al2O3। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पे, तो पहला कैल्शियम है, दूसरा ऑक्साइड है, इसका भी 2, इसका भी 2, तो रेशियो कट के 1:1 हो गया, तो इसका क्रॉस ओवर बन के CaO हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को?
फिर वैसे ही ये देखे थे सोडियम सल्फेट NaSO4 सल्फेट का, इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। इन दोनों को ऐसे करते तो ये बन जाता है Na2SO4। ठीक है, वैलेंसी में हम प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, वो हट जाता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का क्या दिया हुआ है, मतलब कि बेसिकल रेडिकल्स दिया हुआ है, मतलब वैलेंसी दिया हुआ है। अमोनियम का होता है +1, ऑरस का होता है +1, मतलब कि गोल्ड का। सिल्वर का भी होता है +1, कॉपर का +1, कॉपर का 2 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1 और मर्क्यूरी का भी 1। अब 2-2 वाला कौन कौन सा हो गया, अर्जेंटीनम। देखिए सिल्वर का 1 भी होता है, 2 भी होता है, लेकिन जहाँ पे 1 होता है उसको आर्जेंटेस पढ़े जाता है, लेकिन और जहाँ पे 2 हो जाता है उसको आर्जेंटिक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, आर्जेंटिक। बैरियम का 2 होता है, कैल्शियम का 2 होता है। कॉपर का देखिए यहाँ पे 1 है तो इसको क्यूप्रस पढ़ा गया है, जैसे ही आर्जेंटस, लेकिन जैसे ही 2 हुआ है तो टिक था तो यहाँ पे क्यूप्रिक हो गया है, समझ में आया। फेरस का 2 है तो फेरस पढ़ा गया है। फेरस में 2 रहता है तो फेरस हो जाता है, +3 रहता है तो फेरिक हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। मैग्नीशियम का 2 होता है, मैग्नीज का 2 होता है। देखिए यहाँ पे मर्क्यूरस पढ़ा जा रहा था जब 1 था, लेकिन जैसे ही 2 हुआ तो मर्क्यूरिक हो गया। ठीक है, निकेल का 2 होता है। प्लम्बस, यहाँ पे लेड का 2 होता है तो अस पढ़ा जाता है, 3 हो जाता है तो प्लम्बिक पढ़ा जाता है। प्लैटिनस, यहाँ पे गलती है, +2 कर लीजिएगा। ठीक है, स्टैनस का भी +2 होता है, यहाँ पे देखिए अस है। और जिंक का 2 होता है। अब 3 वाले पे बात पे आ जाते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का 3 होता है, आर्सेनिक का 3 होता है, गोल्ड का मेरा क्या हो जाता है +3, ऑरिक, यहाँ पे था ऑरस, देख रहे हैं ऑरस, समझ में आया। बिस्मथ का 3, क्रोमियम का 3, फेरिक, यहाँ पे फेरस था 2+ में, समझ में आया, और फेरिक में 3+। प्लम्बिक, देखिए यहाँ पे प्लम्बस था तो 2+ था, जैसे ही प्लम्बिक हुआ तो 4+ हो गया। प्लैटेनिक 4+, यहाँ पे 2+ था प्लैटेनियम का, देखिए प्लैटिनस था 2+। यहाँ पे स्टैनिक 4+ हो गया, यहाँ पे स्टैंटेनस का 2 था, समझ में आया आप लोग को। स्टैंटेनस मतलब 3 होता है, तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत। अब हम थोड़ा कुछ इसका पढ़ लेते हैं। एसिटेट, देखिए हम 1- बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को SiO3 लिखते हैं -1। बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड HS-, बाइसल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 -1। बाइसल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड HO, यहाँ पे सल्फेट, यहाँ पे सल्फाइड है इसलिए HO4 है, SO3 है -1। क्लोराइड का -1, परमैंगनेट का -1, फ्लूराइड का -1, हाइड्राइड का -1, हाइड्रोक्साइड का -1, साइनाइड का -1, नाइट्रेट का -1, नाइट्राइट का -1। देखिए नाइट्रेट में NO3 है, नाइट्राइट में NO2 है। क्लोराइड में -1, हाइपोक्लोराइट में -1, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे ClO है सिर्फ। क्लोरेट में -1, परक्लोरेट में भी -1, यहाँ पे देखिए क्लोरेट, परक्लोरेट, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। मेटा एल्यूमिनेट AlO2 -1। ठीक है, अब कुछ के डाइक एलिमेंट भी होते हैं। कार्बोनेट का -2 होता है, डाइक्रोमेट का -2 होता है, ऑक्साइड का -2 होता है, परऑक्साइड का भी -2 होता है, सल्फेट का -2 होता है, सल्फाइड का -2 होता है, सल्फाइड का सिर्फ -2 होता है, सिलिकेट का -2 होता है, थायोसल्फेट का -2 होता है, जिंकेट का -2 होता है, प्लम्बाइट का -2 होता है, स्टैनेट का -2 होता है, मैग्नेट का -2 होता है, क्रोमेट का -2 होता है, ऑक्जिलेट का भी -2 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब ट्राईवेलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव या ऑर्सेनेट का -3 हो जाएगा, नाइट्राइट का -3 हो जाएगा, एल्यूमिनेट का -3 हो जाएगा, आर्सेनेट का -3 हो जाएगा। फिर ट्राइट्रावेलेंट का -4, कार्बाइड का -4, फेरोसाइनाइड का -4। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ढंग से। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? द एटॉमिक मास या मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल। तो क्या बोलता है ना कि किसी भी एटम का मास जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि एटम्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, हम लोग के पास कुछ कुछ टेक्निक्स है, जैसे मास स्पेक्ट्रोमीटर,
फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग के पास क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। बट इन 19th सेंचुरी के टाइम में साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन मास ऑफ वन एटम रिलेटेड टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स। तो उस टाइम के साइंटिस्ट क्या करते थे, किसी भी एटम का मास, एक एटम का मास निकालने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल थ्योरी किए थे। हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्ररी असाइन मास ऑफ वन विदाउट एनी यूनिट्स। तो उस टाइम क्या किया गया था ना, हाइड्रोजन सबसे हल्का एटम था, इसीलिए उसको एक मास वन असाइन कर दिया गया था बिना कोई यूनिट्स के, और अदर एलिमेंट्स वर असाइन मास रिलेटिव टू इट, और अदर एलिमेंट्स इसके अकॉर्डिंग ही मास दिया जाता था। बट अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी के टाइम में हम लोग को जो एटॉमिक मास जो बेस्ड होता है वो कार्बन 12 पे होता है, जो एज अ स्टैंडर्ड है। और ये कब एग्री किया गया था, 1961 में। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इन दिस सिस्टम 12 कार्बन इज असाइंड एट अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। जो हम लोग 12 जो है यूज़ करते हैं वो कितना यूनिट मास है, 12 AMU का, ठीक है। एंड मास ऑफ ऑल अदर आर गिवन टू रिलेटेड दिस स्टैंडर्ड, और इसी के अकॉर्डिंग सारे एटम्स का मास हम देते हैं। तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो क्या कह रहा है, एक AMU जो होता है वो 1/12 कार्बन एटम का जो मास होता है, एक कार्बन 12 का एटम का मास होता है उसके बराबर होता है। और वो कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आज AMU को रिप्लेस करके म्यू में बोला जाता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 6, क्योंकि देखिए 1/12 इंटू 12 कट गया तो 1, ठीक है। क्लोरीन का होता है 35.5, कैल्शियम का होता है 40, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट अकर इन नेचर एज अ आइसोटॉप। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं ना जिनके आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं नेचर में। मैं आगे बताऊंगी कि आइसोटॉप्स क्या होता है आने वाले प्रीवियस चैप्टर में। आइसोटॉप्स उसको बोलते हैं ना जिसका कि क्या होता है ना, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, इसी को हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। द आइसोटॉप्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट डिफर इन देयर एटॉमिक मास, मैंने बोला, as well as relative proportion. Therefore, in order to report the atomic mass of an element, we have to consider the atomic mass of the constituting element and also the relative proportion in which they are present. मतलब हम लोग एक proportions में लेते हैं ताकि इनका भी मास आ जाए और इनका भी मास एग्जाम्पल में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स होता है, एक 17 क्लोरीन 35, एक होता है 17 क्लोरीन 37। देखिए यहाँ पे 2 सेम एटॉमिक नंबर है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो इनका हम क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो हम लोग कर देते हैं, ये 3:1 के रेशियो में हमारे नेचर में प्रेजेंट रहता है। तो क्या करते हैं, 35 × 3 + 37 × 1 बटा 3 + 1, तो आ जाता है 35.5। समझ में आया। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 16 8 हो, 17 8 हो, 8 8 हो। रिलेटिव एविडेंस सबसे ज़्यादा ये मात्रा में पाया जाता है, ये उसके बाद, और ये सबसे कम। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होता है इस तरह से दिया जाता है, जो कि 16 MU ही आता है, मतलब इसके अप्रॉक्स में ही आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो हम लोग किसमें मेजर करते हैं, 12C मतलब 12 एग्जैक्टली। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ही लेते हैं। हीलियम का 2 4.003, लिथियम का 3 6.941, बेरिलियम का 4 तो इसका 9.0812 इसका एटॉमिक मास है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। बोरोन का 5, रिलेटिव एटॉमिक मास 10, कार्बन का 6 12, 7 14, 8 16, फेरस का 9 19, 10 20, 11 22, 12 24.35। ये आप लोग याद कर लीजिएगा पूरा, ठीक है, ये याद करने वाला है। सिलिकॉन का 14 से 28, फॉस्फोरस 15 से 30, 16 से 32, क्लोरीन का 17 से 35.5, ऑर्गन का 18 से 39.95, पोटेशियम का 19 से 39, कैल्शियम का 20 से 40, कैडमियम का 21 से 44, टाइटेनियम का 22 से 47, वेनेडियम का 23 से 50। ये हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। क्रोमियम का 24 52, मैग्नीज का 25 54, आयरन का 26 55,
कोबाल्ट का 27, 58, निकेल का 28, 58, कॉपर का 29, 63, जिंक का 30, 65। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ कुछ का याद रखिएगा, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जितने भी मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट हैं उनका जितना भी सम एटॉमिक मास है उन सबको जस्ट सम होगा, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन AMU या फिर U। जैसे HNO3, तो H का कितना होता है 1, तो 1 लिख दिए। नाइट्रोजन का कितना होता है, तो 7 × 2 14 कर दिए। फिर ऑक्सीजन कितना है 3, तो 3 × 16 कर दिए, तो टोटल कितना आ गया 63 MU। वैसे ही C6H12 6 × 6, कार्बन का 12 होता है। फिर हाइड्रोजन का 12 × 1, फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 एलिमेंट है, 6 मॉलिक्यूल्स है, तो 72 ये जोड़ के 180 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? मोल क्या होता है? ए मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट एंड इट इज इक्वल टू इतना। तो ये कितने के बराबर होता है? 1 मोल बराबर होता है 6.002 × 10⁻23, जस्ट लाइक 1 डजन बराबर 12। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होता है, वैसे 1 मोल बराबर इतना पार्टिकल्स होता है, इतना पार्टिकल्स होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। 1 मोल्स इज इक्वल टू 1 moles of any species, atoms, molecules, ions और या particles is the quantity in number having a mass equal to इतना एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक है। हम लोग जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं ना तो तौलते हैं ना, तो वैसे ही जैसे हमको कोई एटम्स बोल दे, मॉलिक्यूल्स बोल दे, आयंस बोल दे या पार्टिकल्स बोल दे, तो हम समझ जाएंगे कि वो कितने का बात कर रहा है। 6.022 × 10⁻23, और ये ग्राम में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद ये वैल्यू से फिक्स किया गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है N0 से। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एवोगाड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो N0 से। और ये कितने के बराबर होता है, तो 6.002 कितना के हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 ग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आप लोग को? तो देखिए क्या बोल रहा है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 MU, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम हो जाएगा। ये एटॉमिक मास यूनिट में है और ये ग्राम में है, ठीक है। इट मीन्स मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 ग्राम में इतना एटम्स है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 1 इतना ग्राम हो जाएगा। तो एक एटम में कितना मास हो जाएगा, तो 1/6.02 × 10⁻23 ग्राम, तो इतना आता है निकल के 1.600577 × 10⁻24। अब आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो 1 × 2 MU है। 2 MU का मतलब पूछेगा 2 MU में कितना मास है, तो कितना निकालेंगे हम लोग, वैसे ही कर लेंगे। 2/6.00 है तो करके आ जाएगा मेरा 3.32। समझ में आया? तो मोल हमको निकालना होगा, तो गिवन मास इन ग्राम और ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर गिवन मास इन ग्राम या मोलर मास। समझ में आया? अब हमसे पूछेगा कि 52 ग्राम हीलियम में कितना मोल है, तो कितना हो जाएगा 52, और हीलियम का कितना होता है 4, तो कितना हो जाएगा 13। समझ में आया? 13। फिर 12.044 × 23 एटम्स बराबर कितना मोल, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में इतना एटम्स होता है, तो 1 एटम्स में कितना मोल हो जाएगा, तो ये इतना। हमसे कितने एटम्स का पूछा है, 12.004 × तो इतना से कर देंगे तो आ जाएगा 2। समझ में आया? फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 550, तो 540 अब बटा डिवाइड करेंगे 180 से, तो कितना आ जाएगा 3। समझ में आया? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द NHS4, बताइए कितना एटम प्रेजेंट है, तो 4 दूनी 8 नाइट्रोजन का, सॉरी 2 नाइट्रोजन का, 8 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का, कितना हो गया 8 2 10 1 11 4 15। समझ में आए? ये एटॉमिसिटी पूछा है आपसे। फिर पूछ रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। Na2CO3 में कितना सोडियम है, कितना ये है, ये सब हम कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिए, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो सोडियम का कितना हो जाएगा, 11 दूनी 23 गुना 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 30, तो आ जाएगा 106 MU टोटल। और सोडियम कितना है इसमें
तो सोडियम है 23 दूनी 46 और गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा कि 43.4% क्या है मेरा इसमें सोडियम का है। ठीक है, वैसे ही कार्बन का निकाल लेंगे 11.32, ऑक्सीजन का निकाल लेंगे तो 45.28। समझ में आ गया आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत समझने में? अब क्या बोल रहा है कि इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? क्या पूछ रहा है? इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स of various element present in one molecules of the compound is empirical formula, while the formula of a compound which gives the actual ratio of atoms of various element in one molecule of compound is called molecular formula. The molecular of glucose is C6H12O6 while its empirical formula is CH2। देखिए इसमें सिंपल क्या कहता है कि जो मेरा कंपाउंड का जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो मतलब कि पूरा टोटल लिखा हुआ रहता है जो उसका एक्चुअल रेशियो रहता है, लेकिन जो इम्पेरिकल फार्मूला होता है ना वो उसका एक्चुअल रेशियो नहीं लिखा हुआ रहता है, वो मतलब उसको कट करके लिखा हुआ। जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है मेरा C6H12O6 होता है ग्लूकोज का, लेकिन इसका जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2:1, तो इसका लिख देता है CH2O। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो ये हो गया इम्पेरिकल फार्मूला, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही यहाँ पे ये समझा रहा है, समझ में आया? देखिए क्या समझा रहा है कि कोई भी कंपाउंड का जो फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, लेकिन जबकि इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल रेशियो होता है एटम का कि कितना कितना रेशियो एक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का ये होता है, जबकि इम्पेरिकल फार्मूला ये होता है। समझ में आया? वैसे ही मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन पर का होता है H2O2, लेकिन इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है 2 टेस्ट रुक जाएगा HO हो जाता है। समझ में आया? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला वेयर n इज एन इंटीजर सच एज 1 2 3। अब आपसे पूछ देगा n बराबर मॉलिक्यूलर मास, ये n चला जाएगा इधर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय इम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर किसी कंपाउंड के पास इम्पेरिकल फार्मूला ये है और मॉलिक्यूलर मास ये, तो उससे हम पूछता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 88 और ये कितना हो जाएगा 2 × 2 6 दूनी 12 4 + 16 कितना होगा 12 4 16 16 16 कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 24 और 4 28 28 16 कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पे कट के कितना आएगा 2 इंटू कर देंगे हम कितना जो मेरा कि इम्पेरिकल फार्मूला है तो क्या था C2H4O, तो क्या बन जाएगा C4H8O2। ये मेरा यहाँ पे बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो आज मैं आप लोग का चैप्टर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे मैं आप लोग के लिए चैप्टर 3 लेके आऊँगी, स्ट्रक्चर